मत पूछ कि क्यों तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। और जिसने सींचा हो सपनों को अपनी मेहनत से, जिसने सींचा हो सपनों को अपनी मेहनत से, उसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ और गवारा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के एक नया लेक्चर। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी। लेक्चर नंबर है 1 और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। हमने एनएलएम तक चीजें कंप्लीट कर ली हैं। मैंने सर्कुलर मोशन वाला हिस्सा छोड़ दिया है जो इस चैप्टर के बाद में कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज जो हम डील करने वाले हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, मैकेनिक्स के जो सवाल है, तो अभी तक हम जहां तक पहुंच चुके हैं एनएलएम तक की हम बात करेंगे। तो एनएलएम तक जो भी चीजें आपने पढ़ी, चाहे रेक्टिलिनियर में आपने वेलोसिटी की बात करी हो, या एक्सेलरेशन की, या एनएलएम में फोर्स की, ये सभी क्वांटिटीज कैसी है? वेक्टर। और वेक्टर से जब भी आप डील करते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन काफी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब अगर आप स्केलर से कंपेयर करेंगे तो काफी थोड़ा सा टफ है ना। वेक्टर एडिशन इतना आसान नहीं है जितना स्केलर है। वैसे तो वेक्टर एडिशन भी जो है टफ नहीं है, लेकिन स्केलर के कंपैरिजन आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन यहां पे ये चैप्टर चीजों को और आसान बना देगा। क्यों? क्योंकि यहां जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। चाहे आप वर्क की बात करें, चाहे आप पावर की बात करें, या आप बात करें एनर्जी की। अब एनर्जी और पावर क्या है उसके बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम समझेंगे वो बात करेंगे वर्क की। तो सबसे पहली चीज जो आप ये ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ के थ्रू या फिर वेक्टर्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली वेक्टर का यूज थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन जो कंसेप्ट है हमारे कौन से, वर्क या एनर्जी के, क्योंकि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? ऑब्वियसली स्केलर सॉल्यूशन होंगे। स्केलर आप यहां पे ज्यादातर डील कर रहे होंगे स्केलर क्वांटिटी से, इसलिए ये इसको थोड़ा सा इजी बना देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो वर्क, जैसा कि आप जानते हैं, 9th क्लास में अपने पढ़ा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क है। लेकिन अभी अगर यहां 11th के हिसाब से बिल्कुल ढंग से अगर बात की जाए तो वर्क बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली वर्क किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो मान लीजिए एक ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मैंने कहा जी यहां पे लगाइए F1, तुमने कहा ओके सर। मैंने कहा एक फोर्स लगा F2, तुमने कहा ठीक है सर जी। और ऐसे करते करते इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और इन फोर्सेस की वजह से इसका जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने कहा कुछ है डिस्प्लेसमेंट ds। अब आप कहेंगे सर ये ds जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। dt टाइम इंटरवल में हम बात कर रहे हैं। तो अगर dt टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ds, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं इन सब का आप इंडिविजुअल वर्क निकाल सकते हैं। तो उस स्मॉल टाइम dt में, किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं? फॉर टाइम इंटरवल dt, अगर मैं बात करता हूं वर्क डन बाय फोर्स 1 मतलब F1, तो वो लिखा जाएगा F1 डॉट ds, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ना। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा वर्क डन बाय फोर्स 2 फॉर दैट स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वो आ जाएगा F2 डॉट ds, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ये छोटा सा वर्क। और ऐसे ही अगर आप करते करते बात करेंगे वर्क डन बाय n Fn, तो वो आ जाएगा Fn डॉट ds। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो है क्वांटिटी ऑब्वियसली एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बात हो रही है, तो ये वर्क भी बहुत छोटा सा आएगा। अब आप इस बात को समझें कि अगर ये पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस होता हुआ कुछ यहां पहुंच जाता है, मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये है इसका फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेस होता हुआ ये यहां से यहां पहुंच गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं,
जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल का ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनली ऐसा पहुंचते पहुंचते कुछ यहां पहुंच गया। तो जब यहां पहुंच गया तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे पाथ को क्या आप छोटे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते? आप कहेंगे क्यों नहीं तोड़ सकते सर? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये हो गया ds 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 ds, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, पूरे पाथ को आप इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ सकते हैं। और ये सब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे टाइम इंटरवल dt में होने वाले डिस्प्लेसमेंट है। और हर dt टाइम इंटरवल में कुछ छोटा छोटा वर्क हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा वर्क हुआ होगा, जिसको हमने dw बोला है। तो अगर आप चाहते हो कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक टोटल वर्क आपको चाहिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क फॉर द टाइम इंटरवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, है ना? ऐसा लिख देते हैं इसको कि फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो टी इनिशियल से फाइनल तक अगर आपको जाने के लिए जो वर्क कैलकुलेट करना होगा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि छोटे से टाइम में वो यहां का वर्क dw1, ये dw1 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 dw1, तो f1 ने छोटा 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 वर्क किया, तो टोटल वर्क कितना किया? तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ dw। एडिशन ऑफ dw का मतलब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1 डॉट ds। सिंपल सी बात है। कहां से कहां तक? ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट। यही बात आप f2 के लिए भी कह सकते हैं। यही बात आप f2 के लिए भी कह सकते हैं कि dw2 ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा f2 डॉट ds अगेन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और यही बात आप nth फोर्स के लिए भी कह सकते हैं कि nth फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dwn, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fn डॉट ds। खास बात यह है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो सभी फोर्सेस का मिलाके जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा उसकी वजह से आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट f1 की वजह से है या f2 की वजह से है या f3 की वजह से है या फिर fn की वजह से है। ये डिस्प्लेसमेंट सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसकी वजह से है। तो फोर्स आप 1 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेट ही लेना है आप। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से मुझे मिल रही है। तो साफ साफ समझ में आना चाहिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है, नेट वर्क, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज, एडिशन ऑफ ये चीज, सॉरी, सबको ऐड कर दो, मतलब एडिशन ऑफ दिस थिंग। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटीग्रल साइन जो है कॉमन आ जाएगा, डॉट ds भी सभी में है तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा f1 प्लस f2, और ऐसे करते करते fn, और यहां पर इसका वेक्टर सम और ये ds। तो ये चीज आपको ये बताती है कि अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है तो आपको नेट फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। ये चीज आपको बस ये चीज दिखा रही है। क्या दिखा रहा है? ये आपको ये बता रहा है, जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा इधर लिख दूं, शायद ये चीज आपको ढंग से विजिबल नहीं हो। तो ये लास्ट लाइन आपको ये बता रही है कि नेटवर्क निकालना है तो नेट फोर्स लूंगा, किसी फोर्स का वर्क निकालना है तो मतलब किसी F1 का वर्क निकालने के लिए F1 का में लिया जाएगा। मतलब अलग अलग फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं तो आप इंडिविजुअल वर्क निकाल सकते हैं, या फिर टोटल वर्क निकालना है तो सारे फोर्सेस को आप ऐसा ऐड करके सीधे इंटीग्रेट करके वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन अभी से आपको जो ध्यान रखना है, जो बच्चे पहली बार अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का, मतलब 9th के बाद पहली बार उन्होंने वर्क पढ़ा है, तो वो सुन के बड़ा अजीब सा उन्हें लग रहा होगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अब वो फॉर्मूला भूल जाओ जो 9th क्लास वाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। वो एक तरीके से फर्जी फॉर्मूला है या एक स्पेशल केस में लगता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच इज वैलिड एवरी टाइम। ये हर बार लगेगा। जब भी वर्क निकालना है तो याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds।
तो ये बात हुई जब अपना पार्टिकल कैसा था, एक पॉइंट पार्टिकल था। यहीं अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी आ जाती है, यहीं अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी आ जाती है तो बात एकदम बदल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। रिजिड बॉडी आने पर अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब हमारे पास यहां पर रिजिड बॉडी आ गई, या रिजिड बॉडी ना बोल करके मैं बोल देता हूं कि एक एक्सटेंडेड बॉडी आ गई। एक्सटेंडेड पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं। अब ये एक्सटेंडेड बॉडी जो है यहां क्या रहेगा, इस बात को समझना आप कि इस एक्सटेंडेड बॉडी के लिए ये एक पॉइंट नहीं है, तो हो सकता है ये वाला फोर्स मतलब F1 इस पॉइंट पे लग रहा हो, तो F2 किसी और पॉइंट पे लग रहा हो। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही F3 जो है वो किसी और पॉइंट पे लग रहा हो, Fn किसी और पॉइंट पे लग रहा हो। तो एक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है। F1 जहां लग रहा है उस पॉइंट को मैंने 1 कहा, F2 जहां लग रहा है उसको मैंने 2 कहा, Fn जहां लग रहा है उस पॉइंट को मैंने कहा n। और यह बात आपको समझनी होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऐसी एक्सटेंडेड बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने कहा यार ये एक रिमोट ले लेते हैं, रिमोट कंसीडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर मैंने कर लिया। मैंने कहा इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा मूव करा रहा हूं, तो तुम कहोगे यार सर जी यहां पर तो सभी पार्टिकल सेम डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट अगर 1 मीटर आगे गया तो हर पॉइंट जो है वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ही आगे गया। तो सर यहां पर अगर फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे भी लग रहा होगा तो उससे फर्क क्या पड़ता है, सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तब तक ठीक है जब तक कि रोटेशन नहीं है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी रोटेट करने लग जाती है, अगर बॉडी रोटेट करने लग जाती है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि रोटेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूं, मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास एक रॉड है। तुमने बोला ओके सर ठीक है। मैंने कहा यार इस रॉड को यहां से मैंने हिंज कर दिया। तुमने बोला हाँ सर ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। और अब इस रॉड को मैं रोटेट करवा रहा हूं और मान लो किसी टाइम इंटरवल में ये रॉड घूम के यहां से यहां आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस रॉड के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर जी ये पॉइंट तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। और सर अगर आप बात करेंगे इस पॉइंट की तो अब ये यहां है तो ये डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट की ये यहां है ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट पहले यहां था अब यहां है ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट पहले यहां था अब यहां है तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो सर साफ दिख रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग आ रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी हुई और वहां रोटेशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। मतलब मान लीजिए रिमोट अगर ऐसा रोटेट कर रहा है और मान लीजिए रोटेशन के साथ साथ चल भी रहा है आगे, एक तो हो गया फिक्स्ड रोटेशन, एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड रोटेट करना, और एक क्या है कि रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो क्या आप समझ पा रहे हो, ये इधर भी जा रहा है और इसका ये पार्टिकल इधर भी जा रहा है, मतलब मोशन कितना कॉम्प्लेक्स है। कहने का बस ये मतलब है कि अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो मान लीजिए यहां पर ये जो है कुछ ऐसा डिस्प्लेस कर रहा हो ds1, ये कुछ ऐसा डिस्प्लेस कर रहा हो dsn, ये कुछ यहां डिस्प्लेस कर रहा हो ds2। तो अलग अलग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां पर अलग अलग हो सकते हैं। तो जब मैं बात करूंगा किसकी, वर्क डन बाय फोर्स 1 की, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ F1 डॉट ds1। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए किस फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी फोर्स का वर्क कैलकुलेट होगा आपको ये जरूर देखना है कि वो फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है। जिस पॉइंट पे लग रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। बाकी वही कहानी इनिशियल से फाइनल। ऐसे ही 2 की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं 2 का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, और ऐसे ही जब nth जो अपना फोर्स था उसके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और एडिशन करते वक्त इस बार डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, आप कॉमन नहीं ले सकते। सर लेकिन किसी केस में तो होगा ना। हाँ यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर
ये रिमोट ऐसा है और ऐसे ही चलता है, वर्टिकल था, बिना रोटेशन के आगे बढ़ा, तो तब तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा। उस केस में जरूर आप कह सकते हो कि सारा डिस्प्लेसमेंट सेम और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ नॉट डॉट डी एस। लेकिन जब रोटेशन टाइप की चीज हो रही है तो कहानी कुछ अलग होगी, या रोटेशन ना बोल करके कुछ अलग टाइप की चीज हो रही है तो कहानी कुछ अलग होगी, ध्यान रखना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, मींस वी हैव टू कंसीडर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, हमको वी हैव टू कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force, मतलब for the calculation of work, समझ रहे हो, for the calculation of work हमको क्या कंसीडर करना है, हमको ये कंसीडर करना है भाई साहब, ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि हम यहां पर कुछ सवाल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सवालों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार जस्ट अ मिनट में, थोड़ा सा यार मेरे को खाली वो चाहिए होगी शीट, जल्दी आ भाई, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, हाँ जी ठीक है। अब सुनना बात एकदम ध्यान के साथ, मैंने कहा कि भाई साहब ये अपनी रोड है, तुमने बोला ठीक है सर। मैंने कहा यार एक आदमी है इस रोड पे भाग रहा है, तुमने बोला ओके ठीक है भाग रहा है भाई साहब, क्या कर रहा है भाई, ये जो है वो भाग रहा है ना, तो मस्त भाग रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, और अब ये भाग रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका अगर एक्सेलरेशन है इस दिशा में और इसका मास है m, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा होगा, मींस यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो मैंने कहा भाई फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा होगा ये बताओ। अब मैं तुमको ये समझा चुका हूं ऑलरेडी पहले भी, क्या कि कोई भी आदमी अगर चलता है या भागता है तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन पहली बात स्टैटिक है, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर है वो जब भी जमीन के कांटेक्ट में तो स्लिप नहीं कर रहे हैं भाई साहब जमीन पे, वो चलता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो जब ये वाला पैर जमीन के हिस्से में है तो मतलब सॉरी टच में है, तो पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, फिर ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पैर का जो हिस्सा है, पूरी बॉडी आगे जा रही है लेकिन ये पॉइंट अभी स्लिप नहीं कर रहा है, फिर जैसे ये पैर आगे टिकेगा तो वो पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, स्लिपिंग नहीं है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात कहूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भाई साहब कैसा लगता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है फ्रिक्शन के टाइम पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है एनएलएम लगाना है अपने को, तो पूरे सिस्टम को अगर आप उठाएंगे, ध्यान से सुनना, पूरे सिस्टम को अगर आप उठाएंगे, इस आदमी को आप देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो फ्रिक्शन ही एकमात्र फोर्स है जो इसको इधर धक्का दे सकता है। तो यहां से आप जानते हो कि फ्रिक्शन पहली बात इस डायरेक्शन में लग रहा है, और कितना आएगा वो F इज इक्वल्स टू ma। तो भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो पहले फोर्स तो निकाल ले, अब बात करते हैं वर्क की। तो हमने कहा भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो तुम बोलोगे कि सर इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ Fs डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम कहोगे सर देखो यार ये डिस्प्लेसमेंट ये बताओ तो सही वो कहां से कहां तक भागा। मैंने कहा भाई ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तुम बोले क्यों, मैंने कहा यार देखो जब सरफेस के कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो जब ये सरफेस के कांटेक्ट में उस वक्त ये पॉइंट क्या स्लिप हो रहा है क्या, ये पॉइंट आगे पीछे जा रहा है क्या, नहीं सर पूरी बॉडी जा रही है, तो जाने दो ना पूरी बॉडी को आगे। जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं है। सर लेकिन देखो ये पैर उठा और ये आगे गया, अरे भाई तो उठा तो अब थोड़ी ना फ्रिक्शन लग रहा है इस पैर पे, ये हवा में जब है तब थोड़ी ना फ्रिक्शन लग रहा है। तो सर यहां लग रहा है, तो यार अब ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो जब वो
फ्रिक्शन लगेगा तो वो जमीन के कांटेक्ट में होगा और उस दौरान वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा होगा। तो ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो भाई साहब यहां पर जो है ना वर्क क्या आएगा, फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो आएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है उस पॉइंट का। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात। अक्सर लोग सोचेंगे अरे नेगेटिव वर्क होना चाहिए या पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, 0। इसीलिए भाई तुम थकते हो, नहीं तो फिर फ्रिक्शन थकना चाहिए था। खैर वो कोई इंसान नहीं है जो थकेगा। जैसे मान लो कोई, तुम किसी, ऐसा समझो कि तुम व्हील चेयर पे बैठे हो और कोई, तुम व्हील चेयर पे बैठे हो और तुमको कोई और धक्का लगा के मूव करा रहा है, क्या तुम थकोगे? तुम बोलोगे मैं काहे को थकूंगा सर, मैं तो मस्त बैठा हूं। तो भाई ऐसे ही तुम कह रहे हो कि तुम जब भाग रहे हो तो तुम्हें धक्का फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन धक्का लगा रहा है, लेकिन थक तुम रहे हो, वर्क क्योंकि फ्रिक्शन नहीं कर रहा। देखो कितनी खूबसूरती है फिजिक्स में, देखो कि यहां पर फ्रिक्शन तुम्हें आगे बढ़ा जरूर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। थकावट तुम्हें ही महसूस होगी, थकावट तुम्हें ही महसूस होगी क्योंकि वर्क वहां तुम कर रहे हो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी फ्रिक्शन जो है उसका वर्क 0। और साथ साथ इसी सवाल को अगर मैं कार के रिलेटेड बात कर लेता हूं कि भाई साहब हमारे पास क्या थी, वो कार थी, ठीक है। तो ये कार जो है, ये कार जो है कैसी जा रही थी, कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रही थी। तो इसके बारे में भी आप जानते हो कि यहां पर अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक ही लग रहा होगा और वो MA लग रहा होगा, क्योंकि कार भी जब मूव करती है तो उसके टायर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो बदलते जा रहा है। अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो जरा, क्या मेरी उंगलियां इस सरफेस पे स्लिप कर रही है क्या? तुम बोलोगे नहीं, तो मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है क्या? हाँ, तो बस टायर में भी ऐसा ही होता है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलते जाता है, वो रोल होता जाता है, लेकिन स्लिप नहीं होता है। तो यहां पर भी यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन जहां लग रहा है, फ्रिक्शन जहां लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा उस वक्त। इसीलिए यहां पर भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 भैया। इसीलिए मैंने NLM में ये पढ़ाया है कि बिना फ्रिक्शन के वो कार आगे नहीं जाएगी। जैसे चिकनी रोड पे अगर तुम कार को स्टार्ट करके चलाते हो तो टायर एक ही जगह घूमते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं जाएगी। तो भाई साहब फ्रिक्शन आगे ले जाने के लिए मदद कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। खूबसूरती देखो फिजिक्स की, फ्रिक्शन आगे ले जाने में मदद कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए तो पेट्रोल डलाना पड़ता है, इंजन वर्क करता है भाई साहब, ठीक है। इसलिए पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, नहीं तो भाई फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा होता तो मुझे इंजन की या फिर पेट्रोल की क्या आवश्यकता थी? फ्रिक्शन ही अगर वर्क कर देता तो। इन चीजों पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी समझने वाली बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही केसेस में चीजें चल रही हैं लेकिन इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा ही अगर और कोई केस में आपको लेके बताऊं तो कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि मैंने कहा कि भाई साहब ये आपके पास एक रॉड थी, तुमने कहा ठीक है सर ये रॉड थी, मैंने कहा इधर से ये हिंज है, तुमने बोला ओके। मैंने कहा यार अब बताओ कि इस हिंज से कुछ ना कुछ रिएक्शन तो मिल रहा होगा ना, कुछ वाई डायरेक्शन में, कुछ एक्स डायरेक्शन में। तुम बोलोगे हाँ मिल रहा होगा, पता नहीं कितना मिल रहा होगा, वो पता नहीं कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं बताओ भाई वर्क डन बाय दिस रिएक्शन फोर्स कितना होगा? तो रॉड भले ही रोटेट हो रही हो, यहां हिंज से जो रिएक्शन लग रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स दैट इज रिएक्शन फोर्स इज 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। बात को समझना आप, बात को समझना आप, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये सीढ़ियां हैं, क्या है? सीढ़ियां। तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? सीढ़ियां चढ़ रहे हो। सीढ़ियां जब चढ़ते हो तो भाई साहब ये बंदा इधर से सीढ़ियां ये ऐसे कुछ चढ़ रहा है, ठीक। तो जब ये सीढ़ी चढ़ रहा है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि जब ये पैर इसके कांटेक्ट में, तो FBD बनाओ सबसे पहले। तो MG लग रहा होगा नीचे और यहां से नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर।
अब भले ही ऊपर जा रहा हो, mg की बात हम बाद में करेंगे, नॉर्मल की बात मैं करना चाहूंगा। नॉर्मल कहां लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है इस सरफेस पर। जब तक ये पैर इस सरफेस से कांटेक्ट में रहता है तो ये वाला हिस्सा इसका मूव नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी ऊपर जा रही है भाई साहब, समझना बात को। ये टांग इसने यहां रखी, ये पूरा हाथ ऊपर गया, लेकिन देखो क्या ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये ऊपर गया क्या? ये तो यही है, ये तो यही है, पूरा हाथ उठ के ऊपर आ रहा है, पूरी बॉडी उठ के ऊपर आ रही है, लेकिन ये पॉइंट तो यही है। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे लग रहा है, नॉर्मल जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 0। फिर तुम कहोगे सर तो कोई बात नहीं, सर जी कोई बात नहीं, ये देखो अभी आपका नॉर्मल ये उठा ऊपर आया, अब ये जो पॉइंट था जो अभी टिका हुआ है, लो सर ये ऊपर आ गया, लो ये चल, अरे तो ये चलने लग गया तो कांटेक्ट ही छूट गया। अब तो ये हवा में नहीं है, हवा में कांटेक्ट छूट गया इसका, और कांटेक्ट अगर छूट गया इस उंगली का, समझ रहे हो, इस उंगली की बात कर रहा हूं जो अभी इस वाली सरफेस पे टच पे है। अब तुम बोलोगे लो ये डिस्प्ले, अरे डिस्प्लेस हो गई लेकिन अब नॉर्मल नहीं लग रहा, अब नॉर्मल इस पे लग रहा है, इस अपर वाले स्टेप पे, और अब ये मूव नहीं कर रहा। तो नॉर्मल जब जब लगेगा उसके पैर सीढ़ियों के कांटेक्ट में होंगे और वो पैर का वो पैर वाला हिस्सा कहीं स्लिप या मूव नहीं हो रहा है। तो आपको लगने में लग सकता है, आपने जो 9th में चीजें पढ़ी है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो सर जी नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, इसका मतलब ये बंदा कुछ ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एन इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। गलत जवाब है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये आदमी चढ़ के यहां आ गया, तो मैंने पूछा भाई साहब नॉर्मल का वर्क, तो कहेगा देखो नॉर्मल इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसा, तो सर जी ये एंगल देख लो एन डी कॉस थीटा, 9th में यही पढ़ाया था ना। गलत आ जाएगा आंसर, क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट में थोड़ा सा घपला कर रखा था, आपको ये नहीं पता है कि वो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो यहां ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इन दिस केस इज 0। तो ये इतने एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप ध्यान रखो कि फोर्स जहां लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अलग केसेस की, जिसमें कि सबसे पहला केस है अपने पास कि अगर आपका फोर्स कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या होगा। भाई जनरल फॉर्मूला तो अपना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, जिसमें डीएस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब बात यह है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, तो फटाफट से सुनना बात को और ध्यान से सुनना। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना ये कई लोगों को शायद समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वेक्टर में डब्बा गोल हो, लेकिन फिर भी डब्बा गोल है तो भी हम समझा देंगे, बस ध्यान से सुनना है ना। क्या कहा मैंने वो सुनना। मैंने कहा एक पार्टिकल था, ये वो इनिशियल पॉइंट पे था, इसको हमने क्या किया, इसको हम चलाते 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 यहां पे ले आए, फाइनल पॉइंट पे इसको ले आए। एक मिनट यार मैं थोड़ा माइक का देख लूं यार, लफड़ा। आवाज तो सही है ना, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि इसको हम चलाते चलाते यहां पर ले आए, ध्यान से सुनना, और इस दौरान मान लो कोई फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। अब ऐसा मत बोलना सर ये फोर्स ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा क्यों मूव करेगा, अरे मैं ये नहीं कह रहा यार यही अकेला फोर्स है, हो सकता है 10 और फोर्स लग रहे हो, 20 और फोर्स लग रहे हो, 25 और फोर्स लग रहे हो, उनमें से एक ये भी है, एक फोर्स ये भी है जो कांस्टेंट है, हो सकता है इसके अलावा भी फोर्सेस हो, और डिस्प्लेसमेंट वो कुछ ऐसा लहराते हुए वो पार्टिकल इस पाथ से गया। अब मैंने क्या कहा कि फोर्स आपका कांस्टेंट है। फोर्स का कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या डायरेक्शन? भाई साहब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का कांस्टेंट होना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहेंगे। तो यहां मैं कह रहा हूं कि ना ही यहां इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही चेंज हो रही है डायरेक्शन, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही चेंज हो रही है डायरेक्शन। मतलब अगर ये पार्टिकल यहां से उठ के अभी यहां भी आ जाता है तो भी फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी, यहां भी आ जाता है तो भी फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी, यहां भी आता है तो भी फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी, फाइनल पॉइंट पे भी फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी, ना डायरेक्शन बदल रही है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो यहां आपको समझना होगा कि जब मैं लिखता हूं वर्क तो हमने अब जो मैं एग्जांपल्स लेने लगा हूं,
अभी जितने भी एग्जांपल लिए वो मैंने वो केस लिए जब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं कर रहा था, अब ये डिस्प्लेस कर रहा है। यहां फोर्स लग रहा था इस पॉइंट पे और उसको चलाते चलाते हम यहां तक ले आए, तो डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज चलनी चाहिए वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ये मैथमेटिकल एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। ये ध्यान से सुन लो, ये सारी कहानियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुमको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां से एफ बाहर आ गया तो ये अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। इंटीग्रेशन डीएस, जहां पे डीएस वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात जो कई लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको जिससे कि ये वाली चीज समझ में आए। मैंने कहा यार ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ये तीसरा वेक्टर था, ये चौथा वेक्टर था, ये पांचवा वेक्टर था, ये छठा वेक्टर था, ये सातवां वेक्टर था, ये आठवां वेक्टर था। ऐसे 8 वेक्टर थे। बताओ इन 8 का रिजल्टेंट क्या होगा। तुम बोलोगे अरे अंग्रेज, ये होगा रिजल्टेंट। इतना घुमा फिरा के आपने सर जी ये लिख दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा जो आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, बस उससे डायरेक्ट खींच दो, है ना, यही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर लिखा है मेरे भाई, ये वेक्टर एडिशन करना है किसका, डीएस का। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, वेक्टर एडिशन करना है किसका, डीएस का। मतलब ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हुए और इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में छोटा छोटा वर्क हुआ। उस छोटे छोटे वर्क को हमने इंटीग्रेट कर दिया, वही तो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो बताओ यार, क्या ये सारे डिस्प्लेसमेंट जो छोटे छोटे हैं, हर डिस्प्लेसमेंट के हेड से अगले का टेल नहीं जुड़ा हुआ क्या, हेड से टेल, 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 हेड से टेल। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा कि इन सभी डिस्प्लेसमेंट का एडिशन क्या हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए इस चीज में कि ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास, ये इनिशियल से फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी। तो भाई साहब जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, डॉट ये डॉट प्रोडक्ट है मेरे भाई। तो एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा वो कब वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो ध्यान रख लो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को ये आदत होती है, वर्क पूछा और फिर कहते हैं सर हमने एफ डी कॉस थीटा लगा दिया, एफ डॉट डी लगा दिया, आंसर आ नहीं रहा। तो मेरे भाई आंसर कैसे आएगा, जहां क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट दे रखा होगा तभी तो एफ डी कॉस थीटा लगाओगे या एफ डॉट डी लगाओगे। अगर फोर्स कांस्टेंट दे ही नहीं रखा तो फिर उसका मतलब ही नहीं है इस तरीके से सॉल्व करने से, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप फोर्स बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर यहां तक बात। तो ये जो फॉर्मूला है एफ डॉट डी, ये आपका कब वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे हम सीधे सीधे देख लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने देखा इसका कि जैसे भाई अपने पास क्या आ गया, ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करी मैंने, ग्रेविटी की। तो मान लो कि मैंने कहा कि यार ये ऐसा कुछ पाथ है और इस पाथ पे से मैं एक पार्टिकल को या एक ब्लॉक को ऐसा स्लाइड कराते हुए, इसको ऐसा स्लाइड कराते हुए यहां पे फाइनली इधर लेके आ गया। तो इसको मैं कह देता हूं कि ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। तो ए से बी पॉइंट पे लेके आ गया, और खास बात क्या है कि ए और बी पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल हाइट है वो भी मुझे गिवन है, वर्टिकल हाइट है वो भी मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां क्या करूं, वर्क डन निकालूं, किसका, ग्रेविटी का। तो ध्यान से सुनना। अच्छा, इस चीज से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। हम अगर जब कांस्टेंट फोर्स है तब हम कह रहे हैं क्या कि भाई अगर हमारे पास कोई ये ब्लॉक है और मान लीजिए इसके ऊपर ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डी है और ये एंगल है थीटा, तो यहां से आप वो जो वर्क डन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एफ डॉट डी, जो आपको दो तरीके बता रहा है। एक तो क्या,
कि एफ कॉस थीटा इंटू डी, क्योंकि आप लिखोगे एफ डी कॉस थीटा। तो ये यही समझा रहा है आपको वर्क कि यहां पर अगर आप एफ का कंपोनेंट लेते हैं तो एक कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास कितना, साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो जरूरी है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहां साफ समझ में आना चाहिए कि इस एफ कॉस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना कि एफ साइन थीटा की वजह से। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि वर्क कैलकुलेट करते वक्त फोर्स का जो है वो कॉस्ट कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है, और इसलिए फॉर्मूला जो है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये फोर्स ही होगा, इसका कोई रोल है ही नहीं इस डिस्प्लेसमेंट में। तो इसलिए वर्क जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी आप वर्क की बात कर रहे हो कांस्टेंट फोर्स में, तो आप या तो ऐसा देख लो क्या कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप दूसरी तरीके से भी बात कर सकते हो जो आपको क्या समझाएगी। दूसरी तरीके से आप ऐसे बात कर सकते हो कि अगर ये ब्लॉक था और ये था आपका फोर्स, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का आप कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग, उस डिस्प्लेसमेंट का आप कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग द फोर्स, जो कि कहेंगे हम डी कॉस थीटा। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा। तो ये आप ध्यान रखें कि कांस्टेंट फोर्स का जब भी वर्क निकाल रहे हैं तो या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, या फिर जो है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स के अलोंग। दोनों में से एक चीज कर लो, एक ही बात। तो अभी आ जाते हैं हम इस केस पर। तो यहां हम क्या बात कर रहे थे, यहां हम बात कर रहे थे कि भैया ग्रेविटी की बात कर रहे थे। तो एक ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे आ गया ऐसा। अब इस दौरान इस पे बहुत तरह के फोर्स लगे होंगे, पता नहीं मैंने भी एक फोर्स लगाया होगा इसको नीचे लाने में, या ये अपने आप नीचे आ गया, फ्रिक्शन लगा होगा, नॉर्मल लगा होगा। लेकिन एक बात जो लग रही है वो ग्रेविटी लग रही है, वो ग्रेविटी की बात मैं कर रहा हूं। तो ग्रेविटी तो हमेशा, चाहे ये ब्लॉक यहां हो कि यहां हो, ग्रेविटी हमेशा कैसे लगी, ग्रेविटी जो है वो आपकी लगी सीधे सीधे नीचे की ओर। तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है mg का, और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ना ही मैग्नीट्यूड चेंज ना ही डायरेक्शन चेंज। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तो आप सीधे सीधे ये लिखें कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो वैसे मैं जानता हूं कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे लिखना चाहिए कि mg d और इनके बीच का एंगल ये cos थीटा। लेकिन मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट, बात खत्म। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पे समझा ही देता हूं कि वर्क डन बाय mg जो है हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा mg और फिर d cos थीटा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि d cos थीटा, तो d cos थीटा कितना आ रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग जो कंपोनेंट है वो h है। अगर तुमको ये समझ में आती है बात, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल इधर दिख रहा होगा, तो d का कंपोनेंट d cos थीटा इज एक्चुअली h। तो यहां से जो हमको समझना है वो ये समझना है, क्या समझना है हमको जो है वो ये समझना है कि जब भी आप बात कर रहे होंगे अब से ग्रेविटी के वर्क की, तो ग्रेविटी के वर्क की आप बात कर रहे हैं तो आप हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे ही फोकस करें। तो अगर ये ए से बी आया तो आप ये समझें कि नीचे जब भी आएगा तो आपको बस ये देखना कितना नीचे वर्टिकली आया, तो वर्क आ जाएगा mgh, बात खत्म। और यही अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि अगर ये हम बात कर रहे हैं बी से ए ले जाने की, तो बी से ए ले जाने में भी हम जानते हैं बहुत सारे वर्क हुए होंगे, बहुत सारे फोर्स लगे होंगे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ mg के वर्क के लिए। तो mg के वर्क में मैं अभी भी वही कहूंगा f डॉट डी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड d, और इस बार क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, कैसा है, ऐसा, समझते हैं आप। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला आपका थीटा माना था मैंने, तो ये वाला आपका आ जाएगा पाई माइनस थीटा, ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो d cos पाई माइनस थीटा, भाई समझो बात को, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर,
तो ये एंगल आएगा दोनों के बीच में, कितना आएगा, ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। तो भाई साहब ये कितना आ गया, ये आ गया h, और ये आंसर आ गया mgh विथ अ नेगेटिव साइन। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप पाथ का लेना देना ही नहीं है यार, कैसा बल खाते हुए लहराते हुए ये आया नीचे या ऊपर गया, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। द ओनली थिंग मैटर इज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर आप कहें उनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन। तो ऊपर से नीचे आने पर वो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जाने पर वर्क आ रहा है नेगेटिव। तो आप ये ध्यान रखें, वर्क आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि सर मैं तो यहां से ऐसा गया नीचे और वापस इसी लेवल पे आ गया, कहीं ब्लॉक को ऐसा नीचे मूव करा और वापस इसी लेवल पे ले आए। तो अगर आप सेम लेवल पे ले आते हैं तो आप वर्टिकली ना नीचे गए ना ऊपर गए, तो वर्क जीरो होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बात कर रहे हैं ग्रेविटी के वर्क की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि वो पार्टिकल नीचे गया तो कितना गया और ऊपर गया तो कितना गया। और अगर वो ना नीचे गया है ना ऊपर गया है, सेम ही लेवल पे वापस आ गया है, तो वर्क हो जाएगा ग्रेविटी का जीरो, नीचे जाने पर पॉजिटिव, ऊपर जाने पर नेगेटिव। तो एक बात हम और कर लेते हैं यहां पर कि जब आपका वर्क की बात हो ही रही है तो इसके साइंस की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला अपने पास एफ डी कॉस थीटा आ रहा है, एफ डी कॉस थीटा आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपका एंगल कैसा है, अगर आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री और 90 से छोटा मतलब एक्यूट है, अगर वो आपका एंगल कैसा है एक्यूट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क जो है वो कैसा आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि कॉस की वैल्यू देखो, ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, कॉस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी एंगल आपका एक्यूट है, इसका मतलब वर्क पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है वर्क पॉजिटिव होने का मतलब? वर्क पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि भाई साहब अगर डिस्प्लेसमेंट आपका है ये और आप फोर्स लगाते हो ऐसा, तो जी हां आप भी रेस्पॉन्सिबल हो, ये फोर्स भी रेस्पॉन्सिबल है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये सपोर्ट कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को। पॉजिटिव वर्क का मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को ये सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव वर्क का मतलब ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इवन ये एंगल भी आ जाएगा तो भी ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है बाय इट्स कंपोनेंट विच इज एफ कॉस थीटा। क्लियर है ये बात? तो आप इस बात को समझे कि एक्यूट एंगल या वर्क का पॉजिटिव आना मतलब वो उस मोशन को सपोर्ट कर रहा है। यहीं अगर मैं कह देता हूं कि हमारे पास थीटा आ जाता है 90, तो थीटा के 90 आ जाने पर वर्क आ जाएगा 0। तो ये बात आपको समझ में भी आनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं मान लीजिए फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा, तो क्या ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है क्या इस डिस्प्लेसमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। इस डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे इस फोर्स का वर्क फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इस बात को समझें आप, यहां पर वर्क क्या आएगा आपका 0 आएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं कि थीटा अपना कैसा है 180 के इक्वल है या उससे कम है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आपका आ जाएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल वाले केस में वर्क जो है वो आपका आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इट इज अपोजिंग द मोशन। बात को समझें आप कि अगर ये ब्लॉक है आपका और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, मतलब आप यहां पे कहीं ना कहीं उस डिस्प्लेसमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस फोर्स के थ्रू। तो नेगेटिव वर्क का मतलब है आप मोशन को अपोज कर रहे हैं, है ना? नेगेटिव वर्क का मतलब आप मोशन को अपोज कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं, 0 मतलब आपको लेना देना ही नहीं है उस मोशन से, आप ना उसको सपोर्ट कर रहे हो और ना ही अपोज। तो वर्क जो है वो एक पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी रहेगा ही रहेगा। ये आप बात समझ के चले। दूसरी बात, यहां पे इसकी जो यूनिट है, तो यूनिट की जब हम बात करेंगे तो यूनिट आप अगर एसआई यूनिट की बात करोगे वर्क की, तो कॉस थीटा की ऑब्वियसली कोई यूनिट है नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर। तो इसका जो यूनिट है वो क्या आ गया? वो आ गया आपके पास न्यूटन मीटर, और इसको क्या बोलते हैं हम? जूल।
तो कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जे से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट जूल। और सीजीएस जो इसकी यूनिट होती है वो होती है अर्ग्स, ERGS। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से आप बता सकते हो कि यहां पर 1 जूल में कितने अर्ग्स होंगे। ठीक है ना, ये आप बड़े आसानी से बता सकते हो। क्लियर है ये बात? तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि 1 जूल जो रहता है उसमें 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इतना ये रिलेशन रहता है, बाकी आप डायमेंशनल एनालिसिस से ये बता सकते हो। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सवाल की। तो अब ये जो सवाल है, तो हमने कुछ चीजें सीख ली है। क्या चीज सीख ली है? हमने चीज सीख ली है कि कांस्टेंट फोर्स होगा तब कैसे वर्क लिखना है, और यही कांस्टेंट फोर्स में भी अलग अलग केस है कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री, तो वर्क कैसे लिखना है। तो यहां आपको पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। कब? जब एक ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज किया जाता है और ये नीचे आता है। तो ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि आपको साफ दिया गया है कि थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा ही आएगा। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये सवाल में दिया गया है, और फाइनल पॉइंट है ये। तो यहां से यहां आने में इसको कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, जो भी वर्क निकालना है आपको, तो सबसे पहले उन फोर्सेस की बात की जाएगी। तो फोर्सेस की बात मैं कर लेता हूं। तो फोर्सेस की बात जब मैं करूंगा तो आपको यह समझ में आना चाहिए यहां से कि mg का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, जो कि आएगा आपका mg cos थीटा। एक आएगा आपका इस तरफ जो आएगा mg sin थीटा। एक इधर आएगा नॉर्मल, और एक इधर आएगा आपका फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा काइनेटिक, और वो आएगा म्यू इंटू एन, जो कि आएगा म्यू mg cos थीटा। ये चीजें मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं पहले वर्क डन बाय नॉर्मल की। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि नॉर्मल जिस ब्लॉक पे लग रहा है ऑब्वियसली वो पॉइंट डिस्प्लेस हो तो रहा है, लेकिन नॉर्मल और ये डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप यहां से सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सिंस n इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर यहां पर हम सीधे सीधे कह देंगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल इज व्हाट, इट इज 0। वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। इसी के साथ अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां सेकंड केस फ्रिक्शन की बात अगर की जाए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हम क्या लिखेंगे भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग कितना रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन अपना लग रहा है म्यू mg cos थीटा। तो म्यू mg cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड लिखा। ठीक है, अब ऐसा मत बोलो सर ये उधर लग रहा है तो नेगेटिव फेगेटिव। अरे मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है मैग्नीट्यूड, चाहे वो उधर लगे कि इधर लगे, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कह देता हूं ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने कह दिया d। सर ये होगा कितना, देखते हैं ना यार अभी। तो ये मैंने कह दिया कितना, ये है पूरा d हमें गिवन नहीं है, ध्यान रखना। गिवन वैल्यू h और थीटा है, तो ये d है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी d, और दोनों के बीच में एंगल, तो फ्रिक्शन लग रहा है उधर और डिस्प्लेसमेंट है इधर। तो क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये एंगल है 180। तो इसलिए यहां लिखूंगा मैं cos 180, और cos 180 होता है -1। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा म्यू mg और d cos थीटा। हालांकि d अब आपको लिखना पड़ेगा आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। तो d ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे थीटा पता है, मुझे h पता है, तो मैं जानता हूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू h बाई डी। तो यहां से h की जो d की जो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज और समझना है आपको, वैसे d cos थीटा है क्या? d cos थीटा है ये वाली चीज, ये x। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन d cos थीटा का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि ये फ्रिक्शन भी एक तरीके से कांस्टेंट फोर्स है। तो यहां से यहां जब आप आए, ध्यान से सुनना पूरी बात, फ्रिक्शन भी एक तरीके से कांस्टेंट फोर्स ही है यहां पर। तो यहां से यहां जब आए तो या तो फ्रिक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लो, या फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लो इस तरफ, समझ रहे हो? या तो फ्रिक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लो, वो मैंने ले लिया, या फिर आप फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आपको, एक मिनट, मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि
कि इस पर्टिकुलर केस में हम ये जो कहां था भाई अपना डी, हाँ तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एच बाय साइन थीटा। यहां पे डी की वैल्यू एच बाय साइन थीटा रखूंगा तो ये आ जाएगा म्यू एम जी और एच बाय साइन थीटा तो ये आ जाएगा एच कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास मामला यहां की, मतलब ये चीज यहां पे आपकी निकल के आएगी। ठीक है, तो मैंने जो बोला था मैं थोड़ा शायद गलत बोल गया था, तो एक बार दोबारा बताता हूं। फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट उसी के अलोंग ले लिया मैंने, यही तो सीखा था, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही है वो, है ना, तो मैं गलत बोल गया था, वो ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, सॉरी। तो फ्रिक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है 180, तो cos 180 आता है -1 डी कॉस थीटा, तो ये डी और ये cos थीटा, तो डी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, डी की वैल्यू लिख दी मैंने h बाई साइन थीटा, तो cos अपॉन साइन आ जाएगा cot, तो ये आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा। और ग्रेविटी का वर्क लिखना है तो भाई साहब वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रेविटी के वर्क के लिए तो बस आपको एक चीज देखनी है, क्या कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, या आप वर्टिकली नीचे आए हो कि ऊपर आए हो, तो आप वर्टिकली नीचे आए हो, और नीचे आए हो तो वर्क डन आएगा आपका पॉजिटिव। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, जिसको भी समझ नहीं आया वो ये वाली स्लाइड में जाके एक बार वापस से उसको रिपीट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। आज का सेशन बड़ा ही इजी और एकदम बेसिक सी चीजें हम यहां पे पढ़ रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ इस केस की। तो यहां पे अपने को कह रहा है कि भाई साहब एक बॉडी है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अब फोर्स को देखो, सबसे पहले फोर्स की शक्ल को देख के आपको क्या महसूस होता है, क्या ये एक कांस्टेंट फोर्स है या फिर एक ये वेरिएबल फोर्स है? इसकी शक्ल को देखो और मुझे बताओ कि इसको देखकर महसूस क्या होता है, क्या ये एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? साफ साफ दिख रहा है ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी। हालांकि यहां पर ये जो फोर्स का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट आई कैप जे कैप और के कैप में दे रखा है, लेकिन है तो कांस्टेंट ना। तो मेरे भाई आप यहां से सीधे सीधे ये इसको समझिए कि आप सीधे लिखो फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप कहां से कहां गए, ए से बी। तो भाई मुझे नहीं मतलब कि आप कैसे गए होंगे, आप बस इतना समझे कि आप ए से बी गए हो। ए से बी जब आप गए तो डिस्प्लेसमेंट आप सीधे सीधे ए बी लिखोगे। तो ये लिखा मैंने फोर्स और ये लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट ए से बी। तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाता है, बी माइनस ए, तो -3 -2 जो कि आ जाएगा -5 आई कैप, 4 -0 जो कि आ जाएगा 4 जे कैप, ऐसे ही 1 -1 जो आ जाएगा +2 के कैप। खत्म, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पता लगे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर बोलो एफ का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मेरे भाई आई कैप जे कैप और के कैप में जब आपको वेक्टर्स दिए होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट सीधे भी कर लिया जाता है, जिसमें आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 × -5 -10। आई कैप मत लगा देना, यहां पर बहुत जने गलती करते हैं, जल्दबाजी में आई कैप टिका देते हैं। मेरे भाई आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है। ऐसे ही 3 और 4 ये आ जाएगा 12, -4 और +2 ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो यहां से आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है कैसा, वो आ रहा है -6, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है इस मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओवरऑल ये इस मोशन को अपोज ही किया है, क्योंकि वर्क कैसा आया है, -6 जूल, नेगेटिव वर्क आया है, जूल। क्लियर है, ऐसा यूनिट। तो इस तरीके से आप यहां पर ये चीजें कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको निकल के सामने आई होगी, और वो ये है कि जब मैं यहां पे ये वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसमें मुझे बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ही लेना देना समझ में आ रहा है। पाथ क्या था वो तो मैंने बताया ही नहीं। तुम कहोगे सर ये किसने कहा कि ये ऐसा मूव करते हुए गया था, क्या पता ये ऐसा गया हो, क्या पता ये ऐसा गया हो। तो मैं कह रहा हूं भाई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, यहां पर यहां का वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है आप खुद देखिए, क्या मैंने यहां सॉल्व करने के लिए कहीं इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है कि पाथ पे डिपेंड करेगा? जी नहीं। तो एक चीज
यहां पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जब आपने बात करी है कांस्टेंट फोर्स की, तो कांस्टेंट फोर्स की एक खास बात है कि ये जो पाथ था उससे मुझे लेना देना ही नहीं है, मुझे सीधे सीधे लेना देना है डिस्प्लेसमेंट से, या आप कहें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मेरे भाई, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, टी कट गया क्या, नहीं दिख रहा, पाथ इंडिपेंडेंट आता है, मतलब आप कांस्टेंट फोर्स के वर्क को जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है किसकी, पाथ की इंफॉर्मेशन, और ये किस पे डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, है ना। पता है ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। अभी तक के लिए आप ये ध्यान रखें कि कांस्टेंट फोर्स जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। कंजर्वेटिव का मतलब जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड करने से मतलब ये है कि मुझे पाथ की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये भी हो गया कि आप चाहे पहले पाथ से लेके जाओ, दूसरे से लेके जाओ, तीसरे से लेके जाओ, किसी और पाथ से लेके जाओ, जब तक कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और बी है तब तक वर्क चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब एक और केस की। ये केस जो है इसमें मैं क्या कहने जा रहा हूं, इस केस में मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आपका अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो कांस्टेंट हो जाए। अब ये सुनने में थोड़ी सी बात आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन बात को ढंग से सुनना। मैंने कहा ये आपका इनिशियल पॉइंट था, तुमने कहा ओके सर। मैंने कहा यार यहां से इस पार्टिकल को हम लेके गए किसी पाथ पे ऐसा चलाते हुए और फाइनली हमने इसको पहुंचा दिया किसी इस पॉइंट पर। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। अब इस पाथ से जब मैं लेके जा रहा हूं तो यहां एक खास चीज हो रही है, और वो खास चीज क्या है कि जिस फोर्स का मैं वर्क निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिस फोर्स का मैं वर्क निकाल रहा हूं उस फोर्स का टैंजेंट के अलोंग कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मान लो ये फोर्स था F और ये एंगल है थीटा, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ये टैंजेंट के अलोंग, पाथ के अलोंग जो टैंजेंट बनेगी तो ये टैंजेंशियल कंपोनेंट F cos थीटा। मान लो आगे जाके वो फोर्स कुछ ऐसा लगने लग गया और थीटा भी चेंज हो गया, लेकिन F का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, थीटा भी चेंज हो गया, लेकिन ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना F चेंज हो रहा ना थीटा, हो सकता है ये भी एक केस हो कि ना F का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब F अभी इधर लगा अभी इधर लगा तो कंपोनेंट जो आ रहा है टैंजेंट के अलोंग वो सेम है, ये भी एक केस हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो F का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, थीटा का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मतलब किसी जगह अगर F बढ़ जा रहा है तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जा रही है, किसी जगह cos थीटा बढ़ जा रहा है तो F की वैल्यू जो है वो कम हो जा रही है। कुल मिला के टैंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो नहीं बदल रहा। तो यहां पर बात आप समझना, जो मैं कहना चाहता हूं बात यह है कि हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है F टेंजेंशियल दैट इज F cos थीटा, ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रही। अगर ये नहीं बदलती है तो मैं वर्क की जब बात करूंगा, ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूं। वर्क तुमको हो सकता है अजीब लगे ये बात, है ना, बहुत अजीब जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अजीब लगेगी, है ना। और कई लोग तो बोलेंगे अरे गलत पढ़ा दिया, ये तो गलत पढ़ा दिया, गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे थोड़े से कान खोल लो और फिर सुनो कि वर्क निकालूंगा अगर इस केस में तो
नो डाउट किसी भी फोर्स के वर्क को इसी तरीके से निकाला जाता है, इनिशियल से फाइनल। क्या मैं एफ को बाहर ले सकता हूं? जी नहीं, कि एफ तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वेरिएबल क्वांटिटी है, कैसे आप बाहर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सर पहले कैसे ले लिया था भाई? वहां पे एफ कांस्टेंट था। सर यहां भी तो कांस्टेंट है भाई। एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ कॉस थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एफ टेंजेंशियल कांस्टेंट है। तो यहां आप समझते होंगे मेरे हिसाब से कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी तो टैंजेंट के अलॉन्ग ही आता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी तो थीटा ही है। यहां पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो टैंजेंट के अलॉन्ग ही तो होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा ही तो है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो टैंजेंट के अलॉन्ग ही है मेरे भाई। तो जब आप लिखते हो एफ डी एस कॉस थीटा, तो एक्चुअली में आप यही तो लिख रहे हो कि एफ डी एस और इधर से ये जो कॉस थीटा आया, तो एक्चुअली में ये आपका है एफ का कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इनटू डीएस। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डीएस से वेक्टर हट चुका है, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां से वेक्टर साइन हटा दिया गया है, ये डॉट प्रोडक्ट को मतलब लगा दिया गया है यहां पे, तो एफ कॉस थीटा इसको ले लीजिए बाहर, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, दी गई है अगर ऐसा है तो। और अंदर क्या बचता है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो मेरे भाई देखो चमत्कार यहां पर, जिसको देख के तुमको शायद लगेगा कि पता नहीं ये गलत बता रहे हैं सर, सुनना पूरी बात। डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं लिखा हुआ है, ये डीएस एक जो स्केलर क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, लेंथ 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 को ऐड करे जा रहा हूं मैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। दिमाग में जा रही है बात? तो ये सारी लेंथ को ऐड करूंगा तो आपके पास पाथ लेंथ आएगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट। बहुत से लोग इसको मानेंगे नहीं, आ रहा है सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस तो डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं होता मेरे भाई, दोनों में अंतर है। एक डीएस वेक्टर था, एक ये डीएस स्केलर है। स्केलर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन दे आर बोथ डिफरेंट। ध्यान से सुनो, मैंने कहा एक बंदा चला 3, एक बंदा चला 4, सॉरी वही बंदा चला 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट 5, अगर ये 90 है तो डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन मैंने कहा डिस्टेंस कितना, तो तुम कहोगे 7। तो क्या एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वो 5 है, एडिशन ऑफ स्केलर वो 7 है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आएगा पाथ लेंथ। ये क्या आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका पाथ लेंथ। तो एफ कॉस थीटा इंटू टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, ये ध्यान रहे, पाथ लेंथ आएगी यहां पर, ठीक है। तो इवन अगर आप यहां इस केस में बात करते हैं, किस केस में? कांस्टेंट फोर्स वाले केस में, तो अगर आप इस पे घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट फोर्स वाले केस में अगर आप घूम घाम के उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन इस केस में मेरे भाई अगर आप घूम घाम के वापस इधर ही आ जाते हो तो आपको टोटल डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। यहां डिस्टेंस ही लिख देता हूं ना मैं, इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं भाई? तो एफ कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस, तो टोटल आपको डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी इधर। समझो बात, डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहां एक सवाल दिया हुआ है, क्या दिया गया है? मास m इज मूव्ड इन अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप में इसको घुमा दिया गया, मतलब जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे घुमा के वापस लेके आ गए इसको, बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसको ऐसा घुमा दिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्योंकि अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, किसी भी चीज को अगर आप चलाते हो और चलाने में आप जो फोर्स इन्वॉल्व कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल नॉर्मल को चेंज नहीं करेगा। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। अगर आप इसको चलाने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो ये नॉर्मल को चेंज नहीं करेगा, नॉर्मल आपका mg ही रहेगा।
उससे अगर आपका फ्रिक्शन लगता है तो वो फ्रिक्शन भी एन जो है वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर आपने फोर्स किसी एंगल पे लगा दिया तो आपका नॉर्मल जो है वो mg नहीं रहेगा फिर। और फिर उस फोर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो एंगल कितना था वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप नॉर्मल लिख पाओगे, तब जाके आप फ्रिक्शन लिख पाओगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर भी वही कहानी है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल इसीलिए है, हॉरिजॉन्टल लगाने की वजह से नॉर्मल चेंज नहीं होगा, वो mg रहेगा, और इसलिए आप फ्रिक्शन को कह सकते हैं वो लगेगा म्यू mg। तो खास बात यहां पर क्या है कि जब आप इसको घुमाते हो ऐसे, तो जब ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। आई क्या बात समझ में? जब ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू व्हाट? पाथ। तो क्या यहां हमेशा 180 डिग्री नहीं बन रहा? फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा 180 डिग्री नहीं बन रहा। और क्या आपके पाथ के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है ये भी सारा का सारा फोर्स ही पाथ के अलोंग है, जो कि फ्रिक्शन है। पाथ के अलोंग, पाथ के अलोंग, पाथ के अलोंग, पाथ के अलोंग। तो आप देख रहे हो ये डिस्प्लेस हो रहा है ऐसे और फ्रिक्शन लग रहा है सब पीछे। तो हमेशा यहां जब आप देखोगे तो आप डायरेक्ट तो आप ये कह सकते हो कि भाई फ्रिक्शन और ये ऐसे, और फिर आप लिख सकते हो कि भाई फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट आपका ds हो गया, और एंगल जो आ रहा है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में हर जगह 180 है मेरे भाई, हर जगह, हर जगह 180 है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये फ्रिक्शन, हर जगह 180 है। ऐसा नहीं कि एक दो जगह, हर जगह 180 है। इसलिए ये -1 तो यहां से ये माइनस का म्यू mg आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये टोटल डिस्टेंस होगी मेरे भाई। क्या आएगा यहां पे आंसर? ये आएगा माइनस का म्यू mg। ये दिख रहा है क्या कलर? दिख तो रहा है। माइनस का म्यू mg इंटू 2πr। मेरे को बताना चाहिए था इसका रेडियस जो है r है, तो माइनस का म्यू mg इंटू 2πr। तो ये r गिवन है, तो ये आपका जो है आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, मेरे को मैंने काफी चीजें तो बताई नहीं इस सवाल में, है ना, सीधे ही सॉल्व करवा दिया। म्यू भी गिवन है। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? गिवन है मास, म्यू और रेडियस, बाकी ग्रेविटी तो आपको पता ही है। तो ये आएगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तक मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो है वर्क डन बाय कुछ एक इक्के दुक्के फोर्सेस की। तो इस तरीके से यहां पे आपका जो है वो वर्क निकलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहां अगर हमारे पास फोर्स कैसा आ जाता है, फोर्स आ जाता है हमारे पास वेरिएबल। फोर्स अगर अपना वेरिएबल आ जाता है तो कैसे पता लगा ये वेरिएबल है? तो ये देखो भाई साहब, F इज इक्वल्स टू 2x³। तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में जब आप वर्क निकालेंगे तो यहां आप क्या करेंगे? यहां आप बात करेंगे वर्क की, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ F, और मोशन कैसा हो रहा है? अलोंग x एक्सिस। तो ds की जगह आप dx लिख सकते हैं, तो F डॉट dx। तो भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड 2x³, और जैसा कि आपको दिख रहा है 0 से 2 तक, मतलब फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगी, और 0 से 2 आप जा रहे हो तो ये dx, फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में dx है। कैसे पता मेरे भाई? x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो दिया हुआ है fx³। fx³ का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव, फोर्स का पॉजिटिव होना मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स होना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर से इधर है, मतलब dx भी इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहां अब डायरेक्ट नहीं लिख देना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां इंटीग्रेट करके सॉल्व होगा। ये वेरिएबल है। ये पहला एग्जाम्पल है आज के लेक्चर का और आखिरी भी एग्जाम्पल है, इसके बाद हम बाकी का कल ही देखेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि जब वेरिएबल फोर्स होगा तो आप इस तरीके से उसको इंटीग्रेट करके ही निकाल पाएंगे। और यहां क्योंकि x³ है तो कोई तकलीफ नहीं x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करने से, तो यहां 0 और यहां 2, तो आपका जो ये रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 2x4/4, 2 तो कांस्टेंट, ये 2 से ये गया 2 टाइम्स,
और यहां पर ये आ गया 0 और ये 2, तो एक बार मैं रखूंगा 2, तो 2 की पावर 4 और एक बार रखूंगा 0, 0 की पावर 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 8 जूल्स। तो इतना वर्क यहां पर होगा, पॉजिटिव वर्क यहां पर होगा। तो ये आज के सेशन का हम करते हैं अंत। तो आज का सेशन हमने रखा है छोटा सा ही, 1 घंटे 10 मिनट का ये सेशन था। कल का जो सेशन है वो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि यार लगभग अपने मंडे वाले सेशंस जो रहे थोड़े छोटे ही रहे, जिससे क्योंकि आपका एक तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा आपको गैप मिल जाता है, सैटरडे संडे तो नहीं, संडे को थोड़ा सा गैप मिल जाता है। तो उस गैप में जो है आप अच्छे से थोड़ा सा बैकलॉग को कंप्लीट कर पाए, और मंडे जो है उस दिन भी थोड़ा सा आप जो है बैकलॉग कंप्लीट कर पाए। जो ट्यूसडे रहेगा उस दिन मैं ध्यान रखना, कल जो है काफी जो है बड़ा लेक्चर, मतलब 1 घंटा 50 मिनट जा सकता है वो, तो इस तरीके से रखेंगे। बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, और आपको भाई नए साल की राम राम, और आपका ये नया साल बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। वो तो खूब मेहनत करनी है, ठीक है, अच्छे से तभी जाएगा। अच्छे जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप मेहनत आपकी प्रॉपर रखें, ठीक है। रिजल्ट आना या ना आना वो भगवान के हाथ में है, ठीक है, आपके हाथ में आपकी मेहनत है। आप अपनी मेहनत करते रहिए पूरे। देखो मैं ये चाहता हूं कि आप भले ही आपका आईआईटी में हो या ना हो, सच में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, सच में मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क मुझे इससे पड़ता है कि आप एग्जाम देने के बाद आपके मन में यह चीज ना हो कि यार काश मैं उस वक्त पढ़ लेता, काश मैं उस वक्त पढ़ लेता। यह बात मेरी मानो आप, ये जो काश वाली चीज होती है ना कि काश मैं ये कर लेता तो शायद आज मैं किसी और जगह होता, तो बेटर है कि वो काश बोलने की जगह आप वो चीज ट्राई करके देख लो। क्या पता तब भी आपका नहीं हो, लेकिन ये काश बोल के आप पछताओगे नहीं। तो पछतावे से बेहतर होता है ना करके पछताने से बेहतर क्या है, करके पछताना। ये ध्यान रखना। मतलब हो सकता है कि बहुत बच्चे मेहनत भी करें और शायद उनका आईआईटी ना निकल पाए, भगवान ने उनके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा ना, क्योंकि आईआईटी ऐसा नहीं कि यही जिंदगी है ना। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार मेरी मेहनत में कसर रह गई थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया, है ना। भाई ठीक है, हमने खूब मेहनत करी, उस दिन अपना लक नहीं चला या उस दिन दिन खराब था या जो भी था, लेकिन मेहनत अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसी जोश के साथ आप पढ़ते रहिए और बस लड़ते रहिए अपने आप से, और खुद को हराते हुए एक बेटर, मतलब कहते हैं ना खुद को हराकर खुद को और बेहतर बनाना, तो और बेहतर बनते जाइए। और डेफिनेटली यार मेहनत करोगे तो भगवान भी देखेंगे कि यार ऑब्वियसली किसी को भी कोई चीज मिलती है तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट ही होता है, और बाय चांस अगर किसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को कुछ मिल जाता है तो वो संभाल नहीं पाता है। आप देखेंगे कई बार आईआईटी में किसी तरीके से कई बार कुछ लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उनसे आईआईटी क्लियर ही नहीं हो पाती है, बीच में आईआईटी छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जब तक आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं बनोगे तब तक आप उस चीज को संभाल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेहनत करके खुद को डिजर्विंग बनाओ, भगवान भी तुम्हारी झोली में बिल्कुल आईआईटी को लाके डालेंगे कि लो भैया, ले भैया या ले बहना, तू आईआईटी जाएगा या जाएगी। चलो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।